हेलो एवरीवन, हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाकर बराबर आप लोगों के पास पहुंचाती रहूं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि का विकास देखिए, बोलियों से दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो बोली का क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किससे हुआ है? महाराष्ट्री से, शौरसेनी से, ऑप्शन नंबर सी है अर्धमागधी से, ऑप्शन नंबर डी है मागधी से। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अपभ्रंश, ये इधर क्या है? ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश हमारे हैं महाराष्ट्री हैं। तो इसमें बताइए कौन सा है? अपभ्रंश में हमारे शौरसेनी आते हैं, अर्धमागधी आते हैं, मागधी आते हैं और पैसाची, ब्रैचड और महाराष्ट्री आते हैं। और उनकी तो यही हमें बताना है कि उनकी उपभाषाएँ किससे निकली हैं। तो अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, हमें ये बताना है। तो महाराष्ट्री से हुआ है कि शौरसेनी से हुआ है कि अर्धमागधी से हुआ है कि मगध से? तो शौरसेनी से अवधि का विकास यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास हुआ है शौरसेनी से। अर्धमागधी से ABC यानी अवधि और बघेली, बी से बघेली हो गया और सी यानी छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी से ABC, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। ये हमारी बोलियां हैं। और उसके बाद है हमारा मागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा हुई और बिहारी, बांग्ला, बंगला, उड़िया और असमिया, ये 4 हमारी उपभाषाएँ हुई। अब हम बिहारी की बोलियाँ, बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियाँ हैं हमारी। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री बताना, महाराष्ट्र, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। अब देखिए अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, हमें ये बताना है। तो किससे हुआ? हमने बताया कि अवधि अर्धमागधी में ABC बोलियाँ आती हैं यानी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसका विकास किससे हुआ? सी यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? हमें ये बताना है कि कौन सी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। अष्टम सूची में कौन-कौन सी भाषाएँ सम्मिलित की गई हैं और कौन सी नहीं सम्मिलित की गई हैं? ए है डोगरी है, बी मैथिली है, सी क्या है हमारी ब्रज है, डी हमारी क्या है असमिया है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि अष्टम सूची में कौन सी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएँ थी? 14। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ मूल थी? 14। और उसके बाद हमारी और भाषाएँ जोड़ी गई हैं। तो 1976 में 21वें संविधान में हमारा क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ी गई। 1992 में 71वें संविधान में नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब हुआ 71वें संविधान। और 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक। नमक का मतलब का से, न से, न, म, का यानी कि नेपाली, म से मणिपुरी और का से कोंकणी। उसके बाद 2004 में हमारी कौन-सी संविधान 92वें संविधान में हमारी बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई। तो हमें बताना है कि अष्टम सूची में किसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखिए डोगरी जोड़ी गई है और ब्रज, मैथिली,
असमिया। इसमें आपको बताना है, तो मैथिली है, डोगरी है और असमिया है। ब्रज को स्थान नहीं मिला है। तो इसमें इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हमारी ब्रज भाषा है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है आपको, कि यानी प्राकृत के पहले कौन सी जो है अवस्था थी। पाली थी कि संस्कृत थी, हिंदी थी कि औहट थी। आपको इन चारों में से बताना है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है। तो हम हिंदी भाषा के विकास का क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी भाषा है संस्कृत। ठीक, सबसे पहले हमारी भाषा क्या है? संस्कृत है। उसके बाद दूसरी भाषा हमारी क्या है? पाली है। तीसरी भाषा हमारी प्राकृत है और चौथी भाषा हमारी क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। तो पाली, सबसे पहले संस्कृत का समय क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। संस्कृत का समय क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद पाली का समय क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत का क्या समय है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद अपभ्रंश का क्या समय है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद जो है उसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रम में किसको लगाएंगे? संस्कृत को। उसके बाद पाली को लगाएंगे। सबसे पहले हम संस्कृत को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत रहेगी। उसके बाद क्या रहेगी? पाली रहेगी। उसके बाद प्राकृत रहेगी और उसके बाद क्या रहेगी? हमारी अपभ्रंश रहेगी। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हो गया। तो पूर्वकालीन पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्रम लगाएंगे। सबसे पहले हमारा किसका क्रम है? संस्कृत का क्रम होगा। उसके बाद देखिए क्रम पूछा जाता है। उसके बाद पाली का क्रम होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? प्राकृत होगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा? अपभ्रंश होगा। ठीक है, तो हमारा क्रम, और इसमें ये पूछ रहा है कि प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था, तो प्राकृत के पहले हमारा क्या है? पाली है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृत के पहले कौन सा है? पाली। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन पाली। यानी विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो कौन सा है? पाली है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोकुल नाथ की रचना है। गोकुल नाथ की रचना है। अब कौन सी है? पौमचरिव है कि ललित विस्तार है कि छंदानुशासन है कि 84 वैष्णव की वार्ता है? हमें गोकुल नाथ की रचना बताना है। तो गोकुलनाथ की रचना कौन सी है इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 84 वैष्णव की वार्ता। कौन सी सही होगा? 84 वैष्णव की वार्ता, क्योंकि गोकुलनाथ का यह वार्ता साहित्य रचना गद्य में है। ठीक है, ये मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किस में लिखी गई है? तो ये गद्य में लिखा गया है। और ये है क्या? ये वार्ता साहित्य है। कैसा है? वार्ता साहित्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा नीचे हो गया है। ऑप्शन ए है भामा, बी है राजशेखर, सी है दंडी और डी है रुद्र भट्ट। आपको चारों में से बताना है। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं कि काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की है, राजशेखर की है, दंडी की है, रुद्र भट्ट की है। तो चारों में से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? भामा। कौन से सही होगा? भामा। भामा किस शताब्दी के हैं? 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध हैं। भामा कब के हैं? 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध हैं। राजशेखर कब के हैं?
राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। और ये किसके हैं? ये जो है 9 से 10वीं शताब्दी के बीच हैं। ये 9 से 10वीं शताब्दी के बीच हैं। और दंडी, दंडी ने क्या लिखा? काव्यादर्श। दंडी ने क्या लिखा है? काव्यादर्श। देखिए दर्श लिखा है, दर्श है यहाँ, यहाँ द से दंडी, यानी काव्यादर्श दंडी। ये 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। उसके बाद रुद्रभट्ट आते हैं। रुद्रभट्ट किस शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी की। और इनकी रचना क्या है? श्रृंगार तिलक। इनकी रचना क्या है? श्रृंगार तिलक। तो जो है भामा 6वीं शताब्दी के हैं। इनका काव्यालंकार अभी आप लोगों ने देखा है। काव्यालंकार ये भामा की रचना है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और उसके बाद राजशेखर 9 से 10वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना है काव्य मीमांसा। दंडी, दंडी जो है 10वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना क्या है? काव्यादर्श है, 9 से 10वीं शताब्दी के हैं। नहीं, दंडी 7वीं शताब्दी के हैं। और उसके बाद रुद्रभट्ट जो है 10वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना क्या है? श्रृंगार तिलक है। तो इसमें इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। तो देखिए काव्यालंकार किसकी रचना है? तो किसकी है? भामा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, इसमें बताना है लल्लू लाल की रचना कौन सी नहीं है। तो सिंहासन बत्तीसी है, बैताल पचीसी है और लाल चंद्रिका है। ठीक है, इनकी ये 3 रचनाएं हैं, जबकि सुख सागर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब लल्लू लाल की रचनाएं हम देख लेते हैं। लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, छोटा छोटा लिख नहीं, बड़ा हो जाता है। तो लल्लू लाल की हम रचनाएं देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं लल्लू लाल की रचनाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अब लल्लू लाल की रचनाएं सिंहासन बत्तीसी है, जो कि किस में लिखा गया? 1801 में। ठीक। और उसके बाद बैताल पचीसी है। बैताल पचीसी कब लिखा गया? 1801 में बैताल पचीसी भी लिखा गया है। इसके अलावा इनका राजनीत है, जो कि 1802 में लिखा गया। प्रेम सागर इन्होंने लिखा है। भाषा कायदा लिखा है 1811 में। सभा विलास, इनकी एक रचना है सभा विलास, इम्पॉर्टेंट है। ये लल्लू लाल की सभी रचनाएं हैं। सभा विलास, इनका सभा विलास है। और एक है माधव विलास। ये सभा विलास 1815 में लिखा गया और माधव विलास 1817 में लिखा गया। और इसके अलावा है लाल चंद्र, ये देखिए लाल चंद्रिका 1818 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1818 में। तो हमारा क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी है, बैताल पचीसी है और लाल चंद्रिका है, लेकिन सुख सागर नहीं है। तो सुख सागर है किसकी? मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज की। अब मुंशी सदा सुखलाल की कौन कौन सी रचना है? तो मुंशी सदा सुखलाल ने क्या लिखा है? सुख सागर लिखा है, शुर असुर निर्णय लिखा है, जो कि 1783 में लिखा गया। और इसके अलावा इन्होंने मुंतखबुत वारीख लिखा है। क्या लिखा है? मुंतखबुत वारीख लिखा है। तो मुंशी प्रेमचंद, अरे सॉरी, सदा सुखलाल की कौन सी रचनाएं हैं? सुर सुख सागर है, शुर असुर निर्णय है और मुंतखबुत वारीख है। तो हमारा क्वेश्चन था, फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो सुख सागर नहीं है। कौन सी नहीं है? सुख सागर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं।
इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? सुनीता है, सुखदा है, मुक्तिपथ है, तेरी मेरी उसकी बात है। अब चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सुखदा, सुनीता, मुक्तिपथ और तेरी मेरी। इलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास है? तो सुखदा है। ठीक है, अब सुनीता और परख किसका है हम देख लेते हैं। सुनीता और परख, सुनीता किसका है? तो सुनीता जो है उनका है किसका? जैनेंद्र कुमार का। सुनीता किसका है? जैनेंद्र कुमार का, जैनेंद्र का है सुनीता। और सुखदा भी किसका है? जैनेंद्र का, 1952 में लिखा गया। सुनीता कब लिखा गया? 1934 में, 1934 में। इसके बाद मुक्तिपथ, मुक्तिपथ और तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात किसकी है? यशपाल की। किसकी है? यशपाल की। ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1974 में। कब लिखा गया? 1974 में, क्योंकि क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो इसमें से इलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, मुक्तिपथ। मुक्तिपथ कब लिखा गया? 1948 में। कब लिखा गया? 1948 में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? तो कौन सा है? मुक्तिपथ। हमारा को ऑप्शन सी कौन सा सही है? ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? 3 मनोविश्लेषणवादी हैं, उसमें से ये बताना है कि कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 में से देखना है आपको कौन सा मनोविश्लेषणवादी कौन नहीं है। तो का है? जैनेंद्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, ये 3 है, चतुर्सेन शास्त्री हैं और अज्ञेय हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? तो इसमें जो है जैनेंद्र भी हैं, इलाचंद्र जोशी भी हैं और वो चतुर्सेन शास्त्री जो हैं हमारे, वो क्या हैं? प्राकृत ऐतिहासिक उपन्यासकार है। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेंद्र, ये 3 हमारे क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी। और चतुर्सेन शास्त्री क्या है? चतुर्सेन शास्त्री प्राकृतवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार है। चतुर्शास्त्री क्या है? प्राकृतवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो है क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री, क्योंकि चतुर्सेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी नहीं है, वो क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासकार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है कौन कौन सा? गोरक्ष विजय है, सरस्वती मंगल है, कालिका मंगल है, विद्या सुंदर है। अब आपको बताना है कि इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक नहीं है। नाटक है तो गोरक्ष विजय, सरस्वती मंगल, कालिका मंगल और विद्या सुंदर। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है। और जो गोरक्ष विजय है ये किसका है? विद्यापति का नाटक है। किसका है? विद्यापति का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित? हमें ये बताना है कि किसमें राम का वर्णन किया गया, यानी राम कथा पर आधारित। भूमिजा है, कामायनी है, नीरजा है, यशोधरा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा किसका है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये है किसका किसका नाटक। तो भूमिजा किसका है? नागार्जुन का। किसका है? भूमिजा नागार्जुन का है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है।
नीरजा किसका है? महादेवी वर्मा का है, गीत संग्रह है। और यशोधरा किसका है? तो बताइए यशोधरा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का है। तो इनमें से कौन सा राम कथा पर आधारित है? तो भूमिजा जो है ना, वो सीता का परित्याग और नारी शोषण की कथा। नागार्जुन ने भूमिजा में, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो नागार्जुन ने क्या किया है कि भूमिजा में किसका वर्णन किया है? सीता का जो परित्याग सीता जी ने जो किया, उसके माध्यम से उन्होंने नारी शोषण की कथा सुनाई, इसमें बताई, कथा के बारे में लिखा है भूमिजा में। तो यही हमारा जो है राम कथा पर आधारित है। बाकी कामायनी में क्या है? शैव दर्शन और जल प्लावन की घटना है। नीरजा महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, काव्य है। और यशोधरा क्या है? मैथिली शरण गुप्त का है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है, हमें बताना है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए, भूमिजा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? भूमिजा। राम कथा पर यही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। नाटक को पंचम भेद किसने कहा? धनंजय ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने, भानुदत्त ने। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है? भरत मुनि ने। किसने दी? भरत मुनि ने। और भरत मुनि क्या है? द्वितीय शताब्दी के, मतलब द्वितीय शती के हैं। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। हमारा नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी? भरत मुनि ने। अब थोड़ा सा हम भरत मुनि के बारे में जान लेते हैं कि भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भरत मुनि को, मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है। कौन सी है? नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अब नाट्य शास्त्र जो है ना, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को ही कौन सी संज्ञा दी है? पंचम वेद के। किसको? नाट्य शास्त्र को ही उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? इसी से नाटक शुरू होता है। नाट्य शास्त्र को ही उन्होंने पंचम वेद की संज्ञा दी है। और इसमें कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में हमारे 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार हैं। देखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं और कितने दोष माने हैं। तो इन्होंने 10 गुण और 10 दोष माना है। और उरुदीय, छोटी सी इसकी ट्रिक है, उरुदीय, ये 4 इनके अलंकार हैं। पहले 4 ही अलंकार थे, यानी उपमा है, ऊ से उपमा, और रू से रूपक, और दी से दीपक, और पा से जो है उर्दीय, या से यमक। यही 4 अलंकार इन्होंने माना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो भरत मुनि ने। अपने नाट्य शास्त्र को ही उन्होंने किसकी संज्ञा दी है? तो पंचम वेद की संज्ञा दी है। किसने? भरत मुनि ने। हमारा क्वेश्चन आ गया 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और इनसे आपका परीक्षाओं में इनसे आपकी मुलाकात जरूर होगी। तो अच्छे से पढ़ते चलिए। आगम वे पुराणे पाणियों माण वहंती, ये हमारे सिद्ध साहित्य से लिया गया है, सिद्धों की पंक्तियां हैं। अब ये सारे सिद्ध हैं, हमें इसमें से बताना है कि किस सिद्ध की पंक्ति है। शरहपा की हैं, कढ़ापा की हैं, शबरपा की हैं, डोम्बिपा की हैं, आपको इसमें से बताना है। तो ये किसकी पंक्ति है? कढ़ापा की। किसकी पंक्ति है? कढ़ापा की। किसकी पंक्ति है? कढ़ापा की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब हम सरापा की पंक्ति भी देखिए, आगम बे पुराणे पाणी माण बहंती, ये कड़ापा की पंक्ति है। हम सरापा की पंक्ति भी देख लेते हैं। फेमस पंक्ति है, आती भी है परीक्षाओं में। जय मन पवन न संचरहि, रवि शशि नहीं फवेश, तैवत चित्त विषाय करू, सरहे कहो पेश। तो ये हमारी सरापा की पंक्ति हो गई। उसके बाद सबरपा की पंक्ति है, छाड़ू छाड़ू माया मोह, विषम दुंदोली, महासुखे बिलशंति, शबरो लैया शुग मेली। ये सब संध्या भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद डोंबिबा की पंक्ति है, गंगा जमुने मझारे बहे नाई, तई बुड़िली मतंग पोइया लीले पार कराई। तो ये इनकी रही पंक्तियां जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 12 का कड़ापा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खंड भाषा पुराणम चकुरानम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक की है, चंदबरदाई की है, नरपतनाल की है कि अब्दुर रहमान की है? यहाँ रा रहेगा, रा के ऊपर किसकी पंक्ति है? खंड भाषा पुराणम चाकुरानम कथितम मया, ये किसकी पंक्ति है हमें बताना है। तो ये किसकी पंक्ति है? चंद बरदाई की। किसकी पंक्ति है? चंद बरदाई की। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब इसके अलावा हम जगनिक की भी पंक्ति देख लेते हैं। 12 बरस लो कुकुर जी हैं और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जी में आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक की पंक्ति है। इसके अलावा हम नरपतनाल की भी देख लेते हैं। 1272 मजारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, और नाल रसायण आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, ये हमारी नरपत नाल की पंक्ति है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का शीर्षक क्या है? इसको लो मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 14 देखिए, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? यानी कि जो सेवा सदन है ये पहले उर्दू में लिखा गया था, बाद में ये हिंदी में लिखा गया। तो सेवा सदन तो हिंदी है, इसका उर्दू शीर्षक क्या होगा हमें बताना है। बाजार हुस्न होगा, गोशाए आफियत होगा, चौगान हस्ती होगा, हम खुरमा हम शबाब। हम खुरमा हम शबाब। अब चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि हमारा सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। बाजार हुस्न क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार हुस्न। अब गोशाए आफियत क्या है? गोशाए आफियत जो है को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रेमाश्रम। क्या कहा जाएगा? प्रेमाश्रम। गोशाए आफियत को क्या कहा जाएगा? और चौगाने हस्ती को क्या कहा जाएगा? रंगभूम। देखिए नाम पूछ लिया, ऐसे पूछा जा सकता है, वो भी प्रेमचंद की रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगभूम, हमें प्रेमचंद की रचनाओं को अच्छे से पढ़ना है। हम खुरमा हम शबाबे, दो सखियां हैं, तो इसको प्रेमा, इसका नाम क्या है? प्रेमा। इसके हिंदी नाम है ये सब, और ये क्या है? उर्दू नाम, पहले उर्दू में लिखते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजार हुस्न। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाजार हुस्न सेवा सदन उपन्यास का शीर्षक है। गोशाए आफियत चौगान हस्ती रंगभूम का है। हम खुरमा हम शबाब प्रेमा का है। और गोशाए आफियत किसका है? प्रेमा श्रम का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? इसको आप लोग जान ही गए होंगे, कौन लिख सकता है इस तरह। तो हमारा ऑप्शन देखिए, का है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा है प्रताप नारायण, और उसके बाद बाल मुकुंद है, उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट है। तो आप बताइए, देखते हैं। नाक भौं पेट दांत मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो हमारे कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र।
और हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी कुछ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कश्मीर कुसुम है और कालचक्र है, बादशाह दर्पण है, लेवी प्राण लेवी है, तदीय सर्वस्व है और जातीय संगीत है, नाटकों का इतिहास है, वैद्यनाथ की यात्रा है, स्वर्ग में विचार सभा अधिवेशन है और इनके कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भारत और सुन्नत हो गई, नाटक हो गया, ईश्वर बड़ा बड़ा विलक्षण है। इस तरह इन्होंने कई निबंध लिखे हैं। इसके बाद हम बाल मुकुंद के बारे में कुछ बता देते हैं, तो जो याद है हमको, जैसे बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है चंद्रोदय, इम्पोर्टेंट है, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का शैलानी और इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये कोटेशन पूछ ली जाती है। और इस तरह इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, आत्मनिर्भरता, कामना, मेला ठेला पूछा गया है और इस तरह इनके कई उपन्यास हैं। कालचक्र का चक्कर पूछा गया है। देखिए कालचक्र किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, कालचक्र का चक्कर किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। इस तरह हमारे जो है, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया 16, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन है जो कि 1910 में लिखा गया, राष्ट्रीय 15 में लिखा गया, कामना 27 में और विशाख। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है, बताइए ऑप्शन। विशाख जो है 21 में है, ठीक है, कामना 27 में है। अब इसमें हमें बताना है पहला नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सज्जन, जो कि 1910 में लिखा गया। कब लिखा गया ये, 1910 में। सज्जन कब लिखा गया, 1910 ईस्वी में। राजश्री 1915 में। कामना, कामना जो है कब लिखा गया, तो हमारा कामना लिखा गया 1927 में। कामना लिखा गया 1927 में। और विशाख, विशाख हमारा लिखा गया 1921 में, ठीक है। तो सज्जन लिखा गया 1910 में, राजश्री 15 में, कामना 27 में और विशाख 21 में। तो ये हुए जयशंकर प्रसाद के नाटक। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के और इम्पॉर्टेंट नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जो है बड़े जो है नाटककार हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट नाटक हैं सज्जन तो हो ही गया, कल्याणी परिणय है, क्या है, कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय है, कल्याणी परिणय हो गया। इनका और नाटक है करुणालय है, करुणालय, करुणालय हो गया। इसे गीति, प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित है, ठीक है। और अजातशत्रु हो गया जो कि 1922 में लिखा गया। जन्मेजय का नागयज्ञ इम्पॉर्टेंट है, कामना हो ही गया है। चंद्रगुप्त इम्पॉर्टेंट है, 1928 में लिखा गया है। समुद्र, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। और उसके बाद एक घूंट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव शामनी जो कि 1933 में लिखा गया। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सज्जन। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जयशंकर जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हमें अच्छे से, इनके सारे नाटक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने बता दिया इम्पॉर्टेंट नाटक सारे इनके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वर्गीकरण,
बी है, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाव आधारित वर्गीकरण, सी है कलात्मक वर्गीकरण और डी है हमारा आकृति मूलक वर्गीकरण। आपको बताना है कि शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, बताइए। तो क्या कहा जाता है, आकृति मूलक। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आकृति मूलक। ठीक है, अब आकृति मूलक मूलक आप लोगों ने ऑप्शन तो समझ लिया, लेकिन ये समझिए आकृति मूलक है क्या। संबंध तत्व पद रचना या व्याकरण समानता पर आधारित वर्गीकरण, यानी तत्व पद रचना और व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, डी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। अब आपको विधा बताना है, ये नाटक है कि उपन्यास है कि गीति नाट्य है कि कहानी है। क्या दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो दूसरा दरवाजा क्या है, नाटक। पहले तो ये जानिए दूसरा दरवाजा है किसका। तो ये किसका है दूसरा दरवाजा, लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है दूसरा दरवाजा, किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल का दूसरा दरवाजा। ये लिखा कब गया, 1972 में। कब लिखा गया, 1972 में। तो दूसरा दरवाजा सबसे पहले जानिए क्या है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, नाटक है। ठीक है, इसकी विधा बताना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब और हम देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के और नाटक हम देख लेते हैं। देखिए इनका है अंधा कुआं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं। लक्ष्मी नारायण लाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंधा कुआं है, मादा अंधा कुआं। देखिए स्क्रीन हमारी छोटी है, हम बहुत लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो हम वैसे ही बता देते हैं कि अंधा कुआं है जो कि 1955 में लिखा गया। उसके बाद दूसरा नाटक हमारा है मादा कैक्टस, 1959 में लिखा गया। सुंदर रस, जिसमें 3 आँखों वाली मछली, 60 में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। सूखा सरोवर 60 में है। नाटक बहुरंगी, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के ही नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961 में लिखा गया। नाटक तोता मैना 62 है। रात रानी, तर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा तो आ ही गया है, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पंक्षी, सब रंग मोह भंग, पंचमुख, राम की लड़ाई, कजरी बन, बलराम की तीर्थ यात्रा। हमने आपको सारे नाटक बता दिए। ठीक है, जिसमें कि मादा कैक्टस, अंधा कुआं 1955, जो इम्पोर्टेंट है हम उनको संसहित बता दे रहे हैं। अंधा कुआं 1955 में लिखा गया। मादा कैक्टस 1959 में। 3 आँखों वाली मछली 60, सूखा सरोवर 60, नाटक बहुरंगी 61, नाटक तोता मैना 62, रक्त कमल 1963 में जो बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यमुख 68 में है। कलंकी जो है 69 में है। मिस्टर अभिमन्यु 71 में है। कर्फ्यू 72 में है। दूसरा दरवाजा 72 में। ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें गंगा माटी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहे लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। ठीक है, तो दूसरा दरवाजा जो है कौन सी विधा है, तो ये नाटक है, हमने जो है देख लिया। ठीक है, ये इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह। अब आपको बताना है कि इसमें से आत्मकथा कौन सी है। तो इसमें से आत्मकथा कौन है, मेरे 7 जन्म। कौन सी है, 7 जन्म। ये है किसका, ये हंसराज रहबर का है। ये किसका है, हंसराज
रहबर का। ये किसका है? हंसराज रहबर का। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो मेरे सात जन्म क्या है? आत्मकथा है। बाकी पहला पड़ाव जो है ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। पहला पड़ाव क्या है? उपन्यास है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है। और उसके बाद आत्मदाह भी क्या है? उपन्यास है। आत्मदाह क्या है? उपन्यास है। और ये किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। तो पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का है, और मैं आईना हूँ ये किसका है? तो ये जो है मैं आईना हूँ, तो ये जो है ये हमारे हो गए। इसमें आत्मकथा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो इसमें हमारी कौन सी आत्मकथा है? यानी ये सब उपन्यास हैं। बाकी ये क्या है? मेरे साथ जन्म। ये क्या हो गया? हमारा जो है आत्मकथा हो गई। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? जो रसगंगाधर लिखा है पंडित जगन्नाथ ने, ये रसगंगाधर इनकी क्या है? रचना है। किस बादशाह की? यहाँ मैं लिख देती हूँ। यहाँ जो है यहाँ होगा प्रशंसा की है, छूट गया है। इसमें क्या है? किस जो है बादशाह की प्रशंसा की है, प्रशंसा की है। ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। रस गंगाधर ने में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? आपको बताना है। ये इनकी रचना है। ठीक है। ये क्या है? इनकी रचना है। रस गंगाधर क्या है? इनकी रचना है। तो शाहजहां की प्रशंसा की है कि औरंगजेब की कि अकबर की कि बाबर की? आपको बताना है। तो रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किसकी प्रशंसा की है? तो किसकी प्रशंसा की है? शाहजहां की। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ कहाँ के थे? जाट से आंध्र ब्राह्मण थे। और इनका समय कब है? 17वीं शताब्दी। पंडित जगन्नाथ समय पूछा जाता है, ये किस शताब्दी के हैं? 17वीं शताब्दी के। ठीक है। ये 17वीं शताब्दी के हैं। और इन्होंने क्या किया है? रस गंगाधर में शाहजहां की प्रशंसा की है। और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि, ठीक है, ये जो पंडित राज लिखा है जगन्नाथ के पहले, इसकी उपाधि भी किसने दी थी? शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। रस पंडित राज जगन्नाथ यानी जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। और रस गंगाधर में किसकी प्रशंसा की गई है? तो किसकी? जो है शाहजहां की। और जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। तो इसमें हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है। और रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो शाहजहां की। हमारा ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम बताना। नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। कि बी में है सती प्रताप है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है कि अंधेर नगरी है? अंधेर नगरी है कि भारत दुर्दशा है कि नील देवी है कि सती प्रताप है? भारत दुर्दशा है कि नील देवी है कि अंधेर नगरी है कि सती प्रताप है? अब आपको ये बताना इसका क्रम कि सबसे पहले मतलब कौन सा क्रम आएगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा? हमारा ऑप्शन भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है? भारत दुर्दशा पहले रहेगा। तो भारत दुर्दशा कब लिखा गया? हम पहले क्रम देख लेते हैं। तो 1880 भारत दुर्दशा 80 में लिखा गया। और उसके बाद नील देवी हमारा 1881 में लिखा गया। अंधेर नगरी जो है हमारा क्या लिखा गया? अंधेर नगरी और नील देवी 81 में ही है। ठीक है। ये भी 81 में ही है। और सती प्रताप हमारा किस में है? 1883। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले भारत दुर्दशा 80 में लिखा गया, नील देवी अंधेर नगरी 81 में है और सती प्रताप 83 में है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? डी। सबसे पहले भारत दुर्दशा होगा, फिर नीलदेवी, फिर अंधेर नगरी, फिर सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना हमें। ए है गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। बी है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। उसके बाद है सी युगांत, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव। इसके बाद है पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत। हमें इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि हमारा क्रम कौन सा सही होगा। तो हमारा क्रम चलिए देख लेते हैं। पल्लव कब है? 28 में, 1928। पल्लव कब है? 1928। हमारा ये बी सही होगा। गुंजन कब है? तो गुंजन है 1932। ठीक है। युगांत कब है? तो युगांत जो है 36 में है, 1936। ग्राम्य कब है? 40 में है। ग्राम्य कब है? 40 में, 1940। ठीक है। तो पल्लव हमारा कब जो है 28 में है, गुंजन 1932 में है, युगांत 36 में है और ग्राम्य 40 में है। तो इसका क्रम यही सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। सबसे पहले इन्होंने पल्लव की रचना की, फिर गुंजन की, फिर पल्लव 28 जो है, और गुंजन पल्लव 28 में हुआ, और इसकी रचनाएं क्रम से की गई है। तो चलिए, गुंजन 32 में है, युगांत ग्राम्य 40, युगांत जो है इस तरह। चलिए देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। इन उपन्यासों का क्रम काल के अनुसार हमें सही क्रम लगाना है। बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। इसको देखना है हमें। ये पहले ये जान लीजिए, ये मैला आंचल किस, देखिए मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। अमृत और विष किसका है? तो अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र किसका है? ये भी अमृतलाल नागर का है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी। मैला आंचल कब लिखा गया? 54 में, 1954। मैला आंचल 54 में लिखा गया। बूंद और समुद्र कब लिखा गया? 1956 में, 1956। अमृत और विष कब लिखा गया? तो 1966 में। अमृत और विष 66 में लिखा गया। कठगुलाब कब जो है? 1996। इनका मतलब ये सब प्रकाशन वर्ष है। 96 जो है इनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है। प्रकाशित कब, रचनाएं कब की गई, इसको हमें बताना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल बताना है। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी, प्रचारी पत्रिका। ब्राह्मण, नागरी, प्रचारी पत्रिका, सरस्वती, हंस। नागरी प्रचारी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती। सरस्वती, नागरी प्रचारी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण। इसमें हमें क्रम बताना है पत्रिकाओं का। ठीक है। तो ब्राह्मण सबसे पहले हमारा ऑप्शन होगा ब्राह्मण। सबसे पहले हमारा क्या होगा? ब्राह्मण मासिक पत्रिका है। उसके बाद नागरी प्रचारी पत्रिका होगी। उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन बी सही, सरस्वती है। उसके बाद हंस है। सरस्वती 1900 में। ठीक है। और ब्राह्मण पत्रिका का हंस जो है 1930 में। ब्राह्मण 1930 में हंस। और ब्राह्मण पत्रिका कब है? 1883 में। और नागरी प्रचारी कब है? नागरी प्रचारी पत्रिका जो है 1896 में। तो हमारा क्वेश्चन यही सही हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। नागरी प्रचारी पत्रिका में 3 लोग हैं संपादक इसके। कौन कौन से? श्याम सुंदर दास हैं, राम नारायण मिश्र हैं, शिव कुमार सिंह हैं। कभी कभी ऑप्शन दे देता है तीनों का, इसमें से पूछता है कि नागरी प्रचारी पत्रिका में
का संपादन किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया। कभी कभी राम नारायण मिश्र की जगह जो है सिंह कर देगा या सिंह की जगह मिश्र कर देगा, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। सरस्वती जो है 3 लोगों ने कि श्याम सुंदर दास पहले संपादक थे, उसके बाद 3 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार संभाल लिया। काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। हंस 1930 में 30 में प्रेमचंद बनारस से। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब इसके बाद जो है इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही क्रम बताना है आपको। बताइए। चिदम्बरा है, यामा है, उर्वशी है, कितनी नाव में कितनी बार। सबसे पहले कौन, इसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है चिदम्बरा, सबसे पहले चिदम्बरा होगा 1959 में। उसके बाद होगा उर्वशी। इसमें देखिए ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं आपको क्रम लिख देती हूँ, बाकी ऑप्शन गलत है। सबसे पहले चिदम्बरा 1959, ये चिदम्बरा 1959, चिदम्बरा तो ठीक है। उसके बाद जो है उर्वशी होगा, यामा नहीं होगा। इसके बाद उर्वशी 1961 में उर्वशी होगा। फिर कितनी नाव में कितनी बार 1967 होगा। और उर्वशी यहाँ आ जाए, यामा यहाँ आएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत, ये चारों ऑप्शन गलत थे। यामा लास्ट में होगा, पहले चिदम्बरा होगा, फिर उर्वशी 61 में होगा, फिर कितनी नाव में कितनी बार 67 में होगा, फिर यामा 40 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज 25 क्वेश्चन थे। परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए हमने ये जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आए हम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जैसा लगेगा वैसा कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज यहीं तक, शुभ संध्या, धन्यवाद।